Hello students, myself Kamal and our today's topic is chemical kinetics. You know this chapter is a very interesting chapter. In this chapter, what is the chemical kinetics? The word, what do you mean by what is the meaning of the word chemical kinetics? Chemical means chemical reactions and kinetics means motion. And kinetics means motion. That means how chemical reactions are occurred. What is their mechanism? केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. इन दिस चैप्टर स्पेशली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ओके. इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस what is the type of reaction. On the basis of rate there are three types of reaction: very fast reaction, very slow reaction and moderate reaction. Okay. After that, what is the rate of reaction, how rate is occurred, what is the presentation of the rate of reaction, what is differential rate equation, what is average rate reaction and what is the instantaneous rate reaction. क्या होगा जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग जो है वो करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन से. टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है. किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? On the basis of rate. On the basis of rate. On the basis of rate of reaction. Reactions are three types. How many types? Three types. The first one is a very fast reaction. Or it is also called instantaneous. Instantaneous reaction. What is the very fast reaction? Those reactions in which reactants are as soon as come in contact product is formed. ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट जैसे ही कांटेक्ट में आता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. ब्लिम्स ऑफ टाइम मतलब आपकी आई को, मतलब ये जो आँख की पलक है वो झपकी नहीं, उसके पहले रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. ऐसे रिएक्शंस को वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं. उसमें जो सबसे पहला है, मतलब इसकी एग्जांपल कैसे रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं? मोस्टली आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस. ठीक. सेकेंड वन इज वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन. रेट कैन नॉट डिटरमाइन. रेट कैन नॉट बी डिटरमाइन. ओके. एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. PbNO3 plus potassium iodide. These two are the colorless. When they come in contact, as soon as lead nitrate come in contact with potassium iodide, yellow color precipitate of PbI2, lead iodide is formed and Kn 2 and 2. ठीक है. ये इतना फास्ट होता है, जैसे कांटेक्ट में आता है वैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. Okay. Second one is the very slow reaction. These reactions are completed 1 year, 1.5 year, 2 years. They take long time for their completion. Okay. We also not consider that reaction, but in the chemical kinetics, very slow reactions can be become some moderate rate reaction by using catalyst. तो ये जो सारे जुगाड़ हैं उसको लगा के हम लोग वेरी स्लो रिएक्शंस को फास्ट कर सकते हैं. लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन जो है मोस्टली
कोवैलेंट कंपाउंड्स, प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वेरी स्लो रिएक्शंस देते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 is a pure covalent, oxygen is a pure covalent compound from H2O, ठीक है. 2H2O का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन इतना स्लो होता है कि 1.5 ईयर का टाइम लग जाता है इसको कंप्लीट होने में. ठीक, ओके. द नेक्स्ट वन इज मॉडरेट रेट रिएक्शंस. द नेक्स्ट वन इज moderate rate reaction. Those reactions which take 1 day, 2 day, few minutes, few hours, ठीक है, जैसे 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, 1-2 दिन में कंप्लीट, 1-2 वीक में, 1 महीने में भी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शंस. ठीक है, वो क्या है आपके मॉडरेट रेट रिएक्शंस हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में मॉडरेट रेट रिएक्शन की स्टडी करेंगे, साथ ही साथ जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं उनको फास्ट कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो मॉडरेट में कैसे मॉलिक्यूल्स मॉडरेट रेट रिएक्शन देते हैं. मॉडरेट रेट रिएक्शन जो देते हैं वो पोलर होते हैं, आयनिक होते हैं, पोलर आयनिक. ठीक है, आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे जब उनके बीच में रिएक्शन होता है तो मॉडरेट रेट रिएक्शन होता है. ओके, नाउ वी डिस्कस रेट ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे H2O2 है, मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ऐसा आपने कभी ये सोचा कि ऐसा होता क्यों है. जैसे H2 भी प्रेजेंट है, O2 भी यहाँ प्रेजेंट है, वाटर भी यहीं एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि जब मर्जी हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाए, वाटर का जब मन हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा क्यों नहीं होता सर? सोचा कभी आपने? जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता? आइए आप बताते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है. उसकी एक थियरी है, कोलिजन थियरी. इस बार सीबीएसई के सिलेबस से वो बाहर कर दी गई है. फिर भी मैं बताऊंगा, इससे आगे जो टॉपिक्स पढ़ाने हैं वो मेरे लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे. ठीक, रिएक्टेंट, इधर आपका प्रोडक्ट. ये जो देख रहे हैं ना, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को होने के लिए चाहिए. यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बना के रखा है. इसका रीजन क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये क्या है, एनर्जी ऑफ, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. और ये जो देख रहे हैं, दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी में अगर मैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर देता हूं तो जो बचता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. तो जो ये एनर्जी बैरियर है ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता. भले रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, प्रोडक्ट की इतनी, लेकिन उनके बीच रिएक्शन होने के लिए मैक्सिमम इतनी एनर्जी की नीड है. जब तक रिएक्टेंट इतनी एनर्जी को गेन नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो बात आई कि आखिर रिएक्टेंट उतनी एनर्जी को गेन कैसे करेगा. तो रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, कोलिजन. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन, वो एक दूसरे से टकराते हैं.
जब कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। एनर्जी इंक्रीज करते करते एक टाइम आता है कि एनर्जी यहाँ पहुंच जाती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिजन होता है ना। कोलिजन दो टाइप के, एक इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा नॉन इफेक्टिव कोलिजन। एक इफेक्टिव कोलिजन, एक नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन ऐसे कोलिजन जिनमें रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। दूसरा नॉन इफेक्टिव, जरूरी नहीं है कि सारे कोलिजन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही कर ले, तो जिनमें नहीं फॉर्मेशन होता उसको नॉन इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इतना क्लियर है? इस तरीके से रिएक्शन होता है सर। आइए रेट की बात करते हैं। आइए चलिए, तो रेट क्या होता है, एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, मेरे पास 100 पीसेस किसके थे, चलो मान लेते हैं 100 पीसेस लड्डू के थे। किसके थे? 100 पीसेस लड्डू के। यहां पर 0 मिनट टाइम था, स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था। आफ्टर 10 मिनट ये 80 पीसेस बचे। कितने पीस बचे? 80 पीसेस बचे। अगेन आफ्टर 10 मिनट, 20 मिनट, ये 62 पीसेस बचे। फिर आफ्टर 10 मिनट 50 पीसेस बचे। ठीक है, फिर आफ्टर 10 मिनट 40 पीसेस बचे। इस तरीके से ये यहां पे कम होते चले जा रहे थे, मतलब आप लोग खाते चले जा रहे थे। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो 0 से 10 मिनट और आगे ले चलता हूं। चलिए 60 मिनट पे आप आ गए, मान लीजिए 25, 32। आफ्टर दैट 32 के बाद आप आ गए 25, देन 20, देन 15, देन इस तरीके से कम होता चला गया। तो आपने कितनी देर में 20 खाए? 10 मिनट की रेट क्या है? 10 मिनट में आप यहां से 0 से 10 में कितना खाए? 20 आपने खा लिया, 20 आपने उसको खा लिया। तो 1 मिनट में कितना खाया? 2। ऐसे करेंगे 0 to 20 आएंगे तो कितना आपने 62 यहाँ पे है 70, 38 पीसेस आपने खा लिए। तो 38 पीसेस आपने 20 मिनट में खाए, तो 1 मिनट में आपने कितना खाया? इसी तरीके से रेट निकलती है। ऐसे ही रिएक्शन होता है, जहां पे हमने पीसेस लिखा है वहां पे कंसंट्रेशन राइट होती है। 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है 0 टाइम, दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन है। धीरे 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 घटते 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 क्या हो रहा है, जाते जाते रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट। तो डिफिनीशन क्या बनेगी सर? रेट की डिफिनीशन क्या बनेगी? रेट की डिफिनीशन बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन। डिफिनीशन बनती है द चेंज इन concentration of any of the reactant
or product, any of the reactant or product with respect to time, with respect to time is known as rate of reaction, is known as rate of reaction। ठीक है, जैसे मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया R टेंड्स टू P, में कई केसेस में आपको बताऊंगा R टेंड्स टू P व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड, कंसंट्रेशन कितनी थी R1, ये 0, व्हेन टाइम आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है R2, ये कितना हो जाता है P2। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जब ये 0 था तो ये 0, एट टाइम t1 ये R1, ये P1, आफ्टर टाइम P2 इट बिकम्स R2 एंड इट बिकम्स P2। R नॉट जो है वो आपकी पूरे एनसीईआरटी में इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, R नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो जब मुझे रेट लिखना होगा तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू, या तो रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करूं या तो प्रोडक्ट के टर्म में। जब रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो रेट इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के टर्म में करूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगती है। मैं बता रहा हूं माइनस साइन क्यों लगती है। फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे आप चेंज इन concentration of reactant upon time taken। ठीक, अपॉन टाइम टेकन। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, प्लस, देखिए यहां पे माइनस इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। आपको याद है 100 से पीसेस कितने हो गए थे लड्डू के, 80 पीसेस हो गए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी वो नहीं हो सकती। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। चलिए मैं मान लीजिए T1 T2 टाइम पे लेता हूं, तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी ना, R2 स्मॉलर होगा, R1 ज्यादा, तो R2 में से R1 को माइनस करूंगा तो माइनस आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ पहले से माइनस साइन लगा के रखी है। बुक्स में ये लिखा है, ये कहते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया गया है जो डिक्रीज को शो करता है। ठीक है, तो माइनस, इतना फंडा क्लियर है। जब इसे मुझे प्रोडक्ट के टर्म में लिखना होगा, किसके टर्म में, प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी प्रोडक्ट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में होगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो यहां पर साइन क्या लगती है, प्लस, तो ये क्या होगा, प्लस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 T2 टाइम पीरियड T0 भी लेते तो भी हम कर सकते थे। इतना फंडा क्लियर, इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। तो हम रेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए ये सीखते हैं। मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, A और B ने रिएक्शन किया, उन्होंने C और D का फॉर्मेशन किया। A और B ने रिएक्शन किया, C और D का फॉर्मेशन किया। तो इसके लिए जब हम लोग रेट रिप्रेजेंट करेंगे तो रेट इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा A। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा E है, डेल्टा शो द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड व्हाई वी अप्लाई अ स्क्वायर ब्रैकेट। यू नो इन जब आपने चैप्टर पढ़ के रखा था केमिकल इक्विलिब्रियम,
तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता था? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? मोल पर लीटर। क्या होता था इसका मतलब? मोल पर लीटर। इक्वल्स टू, अगर बी के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है सी, यहां पे आ जाएगा प्लस डेल्टा सी स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। अगर डी के फॉर्म में लिखना है तो प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पे कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ए मोल ऑफ बी, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, तब रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट इक्वल्स टू -1 बाई ए, ये जो यहां पे स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाता है, इनटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या फिर 1 बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इतना फंडा क्लियर? मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है उसको अगर रिप्रेजेंट आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? हाँ जी, अमोनिया फॉर्म रिएक्शन क्या था? N2 प्लस H2 गिव्स NH3, बैलेंस कर दीजिए तो रेट इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या है? रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस रेट से डीकंपोज हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, हाइड्रोजन किस रेट से डीकंपोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे 3 है ना, तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब जब मैं प्रोडक्ट के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो प्रोडक्ट के लिए क्या लगता है? प्लस, यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस रेट से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, किस रेट से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कितना अमोनिया किस रेट से बन रहा है, ये रिप्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? अब आगे हम लोग चलते हैं, दो छोटे छोटे वर्ड्स और आते हैं, दो छोटे छोटे वर्ड्स और आते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दो सिंपल डिफिनेशंस हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, पता है क्या किसी को? बोलिए, कोई जानता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जब किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेट जिस टाइम को कर सके कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन 1 मोल थी, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन 0.5 मोल थी। जब चेंज इन कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक मेजरेबल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को जब निकालते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स व्हेन rate of reaction is determined at a considerable time
गैप। एक कंसिडरेबल टाइम गैप में जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा है इंस्टैन्टेनियस। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जहां पर डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम वो 0 हो। इसका मतलब इसे मैं एवरेज निकालता तो 0 से 10 के बीच में निकालता। अब ये कह रहा है कि 9th मिनट जब था, 9वां मिनट जब चल रहा था, 9th मिनट, तो T2 माइनस T1, T1 भी 9th, T2 भी 9th, तो उस समय 0 आएगा। तो 0 नहीं होगा, एक स्मॉल गैप होता है जिसको कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो वहां पर क्या होगा? डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0। तो वहां पर जब हम लोग कंसंट्रेशन, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं सर? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आइए इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। किससे समझते हैं? ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है, आप एनसीईआरटी लेके साथ में बैठिए। ठीक, तो इधर कंसंट्रेशन और इधर टाइम। मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं? रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? शुरुआत में ज्यादा होती है तो इसको R0 इनिशियल कंसंट्रेशन लिख देते हैं। जैसे जैसे टाइम होगा ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चलता चला आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां मैंने तेजी से ले आया हूं, मैं बाद में स्लो कर दिया हूं। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो ज्यादा होती है, तेज होती है, फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कम होती चली जाती है। इसलिए ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, ओके। मैंने T1 टाइम पे जब कंसीडर किया इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ले? R1 थी। फिर मैंने T2 टाइम पे लिया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? R2 थी। तो ये जो है इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये एवरेज देगा। क्या देगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAV। R एवरेज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इंस्टैन्टेनियस रेट रिएक्शन क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस रेट रिएक्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक, तो मान लीजिए से बता दें कि आप मान लीजिए 500 सेकेंड था, हाँ, या तो कोई एक टाइम हम मान लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे जब उसकी रेट निकालेंगे तो ये क्या होगा? DR। डी क्यों लगाते हैं? फॉर स्मॉलर चेंज एंड दिस वन इज अ DT। तो R इंस्टैन्टेनियस इक्वल्स टू माइनस DR अपॉन DT। यहां पे मैंने, यहां पे जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यहां पर बिगर चेंज शो कर रहा है, तो स्मॉलर चेंज शो कर रहा है। अगर इसी ग्राफ को मैं प्रोडक्ट के टर्म में बनाता हूं, किसके लिए बनाता हूं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है? 0। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर भी आइए, फिर वही T1 टाइम, ये T2 टाइम, तो जो इनके बीच का जो ये है, यहां से क्या निकलेगी? R एवरेज निकलेगी। यहां पर कंसंट्रेशन कितना? P1 और यहां पे कंसंट्रेशन P2। तो R एवरेज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और जब मुझे इंस्टैन्टेनियस निकालना होगा तो यहां पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा और उसको
फाइंड आउट करूंगा तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये पॉजिटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में आता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। यहां तक फंडा क्लियर हो गया। एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अब बात करेंगे एक छोटी सी और आपसे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या था, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही था ना सर। तो यहां पे कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और टाइम अगर सेकेंड में है तो सेकेंड यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। एक और बात जान लीजिए छोटी सी आप, कि अगर रिएक्टेंट गैसियस हो, अगर रिएक्टेंट गैसियस हो तब उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। रिएक्टेंट अगर गैसियस है तो उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, उसकी यूनिट निकालेंगे किसके लिए है, फॉर गैसियस रिएक्शन, जहां पे प्रेशर एटीएम में दिया हो या बार में दिया हो। प्रेशर किसमें हो, एटीएम में या फिर बार में दिया हो, तो वहां पर कंसंट्रेशन के प्लेस पे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अब क्या होगी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हो जाएगी एटीएम पर सेकेंड या फिर बार पर सेकेंड, ठीक। ये इतना फंडा क्लियर। अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।